हेलो एंड वेलकम टू द बूस्टर क्लासेस। आज हम आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आगामी यूपीपीएससी, आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। इन प्रश्नों से आपको अपने आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी में निश्चित रूप से काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए. वृहत एवं कुटीर उद्योग का सहअस्तित्व, बी. औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सी. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, या डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद के लाभों को शामिल किया जाता है, जबकि उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ काम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करती है, लेकिन वह हस्तक्षेप नीतिगत हस्तक्षेप होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार समाज कल्याण को बढ़ावा देती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार पूंजीवाद की ज्यादतियों पर नज़र रखती है और यह प्रयास करती है कि कोई भी इंडस्ट्री किसी भी प्रकार की ज्यादती अपने मजदूरों के साथ या समाज में किसी भी वर्ग के साथ ना करने पाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार विनिमयन, धन आपूर्ति और व्यापार जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है। भारत को दुनिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ए 50%, बी 54%, सी 58% या डी 64%। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 54%। भारतीय कुल श्रम शक्ति का लगभग 54%, 54% हिस्सा कृषि में लगा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि से अपना घर चलाते हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था के विकास में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का योगदान बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हुआ है। कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट आई है। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% हिस्सा कृषि योग्य है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा शुद्ध फसली क्षेत्र वाला देश है। भारत में हर तरह के अनाज, फल और खाद्य सामग्री उत्पन्न होती है। भारत में कृषि उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है। भारत में कृषि से जुड़े कामगारों की संख्या ज़्यादा होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे काफ़ी मदद मिलती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ए तकनीकी बेरोजगारी, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी या डी संरचनात्मक बेरोजगारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में ज़्यादातर बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब उपलब्ध नौकरियों के लिए ज़रूरी कौशल और कार्यबल के कौशल के बीच अंतर होता है। यह बेरोजगारी का सबसे आम और गंभीर स्वरूप है। यह अनैच्छिक होती है और अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक बदलावों के कारण होती है। बेरोजगारी के कुछ अन्य प्रकार हैं, जैसे चक्रीय बेरोजगारी। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मंदी या संकुचन के कारण होती है। इस दौरान वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाती है, जिससे उत्पादन और रोजगार में गिरावट आती है। जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, वस्तुओं की, सेवाओं की मांग कम हो जाएगी। उस दौरान जो भी बेरोजगारी उत्पन्न होगी उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाएगा। दूसरी है घर्षणात्मक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी उन लोगों के कारण होती है जो अस्थायी रूप से नौकरियों के बीच में होते हैं।
जिनके पास स्थायी नौकरी नहीं होती, जो सीमित समय के लिए काम करते हैं, उनके कारण घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी से जुड़ी कुछ अन्य बातें हैं। बेरोजगारी को सामाजिक कलंक माना जाता है। यह मानव संसाधनों की बर्बादी, गरीबी, असमानता और खराब स्वास्थ्य की ओर लेकर जाती है। बेरोजगारी को कम करने के लिए नए उत्पाद विकसित करना, नए बाजारों में विस्तार करना और मौजूदा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ए शिमला, बी हैदराबाद, सी पटना या डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। यह संस्थान तेलंगाना के एक ऐतिहासिक शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में 42 हेक्टेयर के परिसर में स्थित है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गुवाहाटी में इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के बारे में कुछ अन्य बातें। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से समर्थित एक स्वायत्त संस्था है। यहाँ ग्रामीण विकास और स्वरोजगार से जुड़े अधिकारियों और लाभार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ ग्रामीण विकास क्षेत्र में काम करने के इच्छुक छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इसका मकसद सरकारी और गैर सरकारी उपायों के जरिए ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सन 2024 में निर्धनता का प्रकोप वाला राज्य है? ए बिहार व झारखंड, बी बिहार व उड़ीसा, सी बिहार व मध्य प्रदेश या डी बिहार व उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बिहार व झारखंड। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्य हैं। इन राज्यों में गरीबी की स्थिति इस प्रकार है। बिहार में 51.9% जनसंख्या गरीब है। झारखंड में 42.16% जनसंख्या गरीब है। उत्तर प्रदेश में 37.79% जनसंख्या गरीब है। भारतीय स्टेट बैंक के शोध के मुताबिक साल 2022 से 23 में गरीबी दर में 4.5 से 5% रहने की उम्मीद है। इस गिरावट का श्रेय सरकारी कार्यक्रमों को दिया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में निर्धनता का प्रतिशत है? ए 19.30%, बी 14.96%, सी 36.05% या डी 47.15%। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 14.96%। भारत में गरीबी का प्रतिशत इस प्रकार है। नीति आयोग के मुताबिक भारत में 14.96% आबादी बहुआयामी गरीबी में रहती है। ग्रामीण इलाकों में बहुआयामी गरीबी की दर 19.28% है, जबकि शहरी इलाकों में यह 5.27% है। विश्व बैंक के मुताबिक करीब 10% भारतीय आबादी रोजाना 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम में गुजारा करती है। भारतीय स्टेट बैंक के मुताबिक देश में गरीबी दर 2022 से 23 में गिरकर 4.5 से 5% हो जाएगी। भारत में गरीबी से जुड़ी कुछ अन्य बातें हैं। यह भारतीय स्टेट बैंक का जो यह कथन है कि 4.5 से 5% हो जाएगी, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि 4.5 से 5% और कम हो जाएगी गरीबी। 2015 से 16 के मुकाबले में 2019 से 21 में बहुआयामी रूप से गरीबी आबादी का प्रतिशत 24.85 से घटकर 14.96% हो गया है। इस दौरान
5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। कोरोना महामारी के बाद के आंकड़े MPI बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं किए गए हैं, इसलिए वास्तव में गरीब लोगों की संख्या आंकड़ों से ज़्यादा हो सकती है। यह दिया गया आंकड़ा अब 2019 से 21 के मध्य का है। 2021 के बाद अर्थात कोरोना के बाद का आंकड़ा अभी जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? A IBRD का, यहाँ पे 1 लिख गया है, इसको समझ लेंगे सही से। A IBRD का, B IMF का, C UNDP का या D WTO का। इस प्रश्न का सही उत्तर है A IBRD का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD या विश्व बैंक करता है। यह रिपोर्ट साल 1978 से प्रकाशित हो रही है। विश्व विकास रिपोर्ट दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति के बारे में जानकारी देने वाली एक अहम मार्गदर्शिका है। हर साल विश्व बैंक इस रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सभी देशों के लिए तुलनात्मक नोट भी प्रकाशित करता है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह विकासशील देशों को उनकी आर्थिक उन्नति में मदद करने के लिए वित्त पोषण, सलाह और अनुसंधान देता है। IBRD का पूरा नाम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक कहते हैं। यह बैंक वर्ल्ड बैंक समूह का एक हिस्सा है जो विकासशील और कम आय और मध्यम आय वाले देशों को आर्थिक सहायता और विकास के लिए ऋण देता है और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य विश्व में गरीबी को दूर करना और सामाजिक और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देना है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सहयोग को बनाए रखने में मदद करता है। यह देशों को आर्थिक सहायता और सलाह भी प्रदान करता है। UNDP अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यह संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है जो विभिन्न देशों में गरीबी उन्मूलन, सामाजिक असमानता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार नियमों को स्थापित करता है और विभिन्न देशों के बीच व्यापार विवादों का निपटारा करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? A एडम स्मिथ, B अमर्त्य सेन, C कोन्स या D महबूबुल हक। इस प्रश्न का सही उत्तर है D महबूबुल हक। मानव विकास सूचकांक HDI को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने बनाया था। महबूबुल हक को मानव विकास सूचकांक का जनक माना जाता है। उन्होंने ही 1990 में मानव विकास सूचकांक की शुरुआत की थी। मानव विकास सूचकांक HDI को बनाने में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी योगदान रहा है। अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र और विकास अर्थशास्त्र में अहम योगदान दिया है। मानव विकास सूचकांक HDI से जुड़ी कुछ अन्य खास बातें हैं। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा है। यह सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय जैसे संकेतकों पर आधारित है। यह सूचकांक मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों को मापता है: स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर। यह सूचकांक किसी देश के विकास को मापने के लिए लोगों और उनकी क्षमताओं को आधार मानता है। मानव विकास सूचकांक को GDP के विकल्प के तौर पर शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा इन रिपोर्टों को संपादकीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना कब हुई थी? A 1969 ईस्वी में, B 1950 ईस्वी में, C 1951 में या D 1956 में।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1969 ईस्वी में। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुई थी। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर की गई थी। इसका मकसद उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों में सामाजिक दायित्व, अनुशासन और श्रम के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। एनएसएस का मकसद है सेवा के जरिए शिक्षा। एनएसएस में शामिल होने वाले छात्रों को स्वयं सेवक कहा जाता है। एनएसएस में शामिल होने वाले छात्रों को एक साल में कम से कम 120 घंटे समाज सेवा करनी होती है। 2 साल में 240 घंटे समाज सेवा करने के बाद छात्रों को विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से प्रमाण पत्र दिया जाता है। एनएसएस के लोगों में उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ चक्र का इस्तेमाल किया गया है। एनएसएस के लोगों में लाल और नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। ये रंग स्वयं सेवकों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में या डी 1956 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1951 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। इसकी स्थापना कैबिनेट सचिवालय के एक भाग के तौर पर की गई थी। उस समय इसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान था। साल 1954 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कर दिया गया। सीएसओ के बारे में कुछ अन्य जानकारी इस प्रकार है। सीएसओ सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वयन और सांख्यिकी मानकों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। यह दिल्ली में स्थित है और इसकी एक शाखा कोलकाता में है। सीएसओ राष्ट्रीय लेखा तैयार करता था। यह राष्ट्रीय उत्पाद, सरकारी और निजी उपयोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचत, पूंजी स्टॉक का अनुमान लगाता था। सीएसओ आर्थिक संगणना और सर्वेक्षण करता था। सीएसओ शासकीय सांख्यिकी के प्रशिक्षण का भी काम करता था। सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन था जो राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी से जुड़े विभिन्न कार्यों को संचालित करता था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय, औद्योगिक उत्पादन और अन्य सांख्यिकी डाटा एकत्र करना था, उनका विश्लेषण करना और नीतियों के निर्माण में सहायता करना था। एक अन्य संगठन था एनएसएसओ, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। यह भारत का एक प्रमुख संगठन था जो विभिन्न आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए सर्वेक्षण करता था। इसके सर्वेक्षणों का उपयोग देश के गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित नीतियों को तैयार करने में किया जाता था। अब इन दोनों को मिलाकर एक नया संगठन बनाया गया, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 2019 में सरकार ने सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर एक नया संगठन बनाया जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ कहा जाता है। इसके मुख्य कार्य भारत की आधिकारिक सांख्यिकी गतिविधियों का संचालन करना और विभिन्न सांख्यिकी डेटा प्रदान करना है ताकि सरकार को नीतियां बनाने में सटीक और अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके। ये 10 प्रश्न इकॉनमी से संबंधित वे प्रश्न थे जो पिछले कई एग्ज़ाम्स में आपके यूपीपीएससी, आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इन प्रश्नों के रिपीट किए जाने की काफ़ी संभावना है। यदि आप की तैयारी आरओ की अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो हमारे आरओ के स्पेशल बैच आरओ अंतिम प्रहार में आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। यह बैच 15 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। जिन विद्यार्थियों की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है किसी भी कारण से, या वो जॉब के कारण हो या किसी अन्य कारण हो, इस बैच को अवश्य ज्वाइन करें। हम आपको कम से कम समय में एग्ज़ाम रेडी करते हैं और आपके मार्क्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। यह एक सुपर फास्ट क्रैश कोर्स है जो आपको बहुत ही कम समय में एग्ज़ाम के लिए तैयार कर देगा। बैच को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।